वेलकम बैक। एहसन साहब, आपसे शुरू करेंगे। CSF में थोड़ी कटौती की भी बातचीत सुनी थी, बीच में एक ये रूमर भी फैला दी गई थी कि जी तरसीलात ज़र जो आ रही है उसको ज़रा ताख़ीर के साथ अमेरिका ज़रा रिलीज़ करेगा या जो भी ऐसा होगा अगर, तो क्या पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम होगी? क्योंकि ओवरऑल इस डिस्कशन से तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए इतना बुरा ये सिचुएशन नहीं बन रही है जितनी यूरोपी और अमेरिका के लिए बन रही है। देखें, ये अगर कटौती होती है CSF के अंदर और फिर साथ में IMF की ट्रांचेस 3.2 बिलियन की जो है वो डॉलर की जो है वो एक्सपेक्टेड थी कि ये इस ईयर में मिल जाती। अब ये अपेरेंटली हमें नज़र आ रहा है कि नए प्रोग्राम में कोई हमें जाना पड़ेगा। जितने पावर टैरिफ्स थे वो हमने देखा है ग्रेजुअली गवर्नमेंट ने सब्सिडीज जो थी फर्टिलाइजर सेक्टर की वो एलिमिनेट सारी की हैं। सर्कुलर डेट जो क्राइसिस था उसको PIBs के अंदर TFCs को कन्वर्ट करना, और फिर साथ में जो है वो जो एफर्ट्स की जा रही हैं स्पेशली जो सर्कुलर डेट को एलिमिनेट करने की, PSO को पेमेंट काफ़ी ज़्यादा अब इंस्ट्रक्टेड है कि वो मिल जाए। बहुत सारी ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जो इससे पहले हम काफ़ी ज़्यादा देखते थे कि कंजम्पशन पे सब्सिडीज़ होती थी, उसको एलिमिनेट करने के लिए काफ़ी स्टेप्स लिए गए। अब गिवन दिस सिचुएशन हमें अपेरेंटली लग रहा है कि कोई IMF से ग्रेजुअली जो है इन फ्यूचर हम देखेंगे कि नए प्रोग्राम के अंदर जाकर पैसा हमें डिसबर्स हो जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 18 बिलियन डॉलर के ऊपर हैं, वो मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है हमारी कोई एक साल की इम्पोर्ट के करीब। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं कि ये फाइनेंस हो जाएंगी और अपेरेंटली सिचुएशन काम हो जाएगी। बट येस, अगर इसके अंदर कोई ब्रेक आता है, जिसमें हम देख रहे थे US पाक रिलेशनशिप्स के अंदर बीच में हमने देखा था कि ये कुछ अगर ऐसी कोई डेवलपमेंट होती है, या फिर हम ये देखते हैं कि ये किसी भी तरीके की डिसबर्समेंट फॉरेन एड के फॉर्म में या IMF के फॉर्म में कि IMF नए प्रोग्राम में लेकर नहीं जाता, तो हमें डेफिनेटली रीपेमेंट भी करनी है उसके $3 बिलियन अगले साल से रीपेमेंट वो अपेरेंटली जो है हमें इम्पैक्ट कर सकती हैं। बट आई थिंक इसकी इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास चाइना भी है, हमारे पास दीगर और सोर्सेज भी हैं जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। बट यस, फियर इसका जो है वो हमेशा रहेगा जब तक जो है वो ये अनसर्टेनिटी रहेगी, जब तक ये डिसबर्समेंट नहीं हो जाती। ठीक है खुर्रम साहब, लास्ट क्वेश्चन, अगर गिवन कि हम पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर और जो दीगर जो मसाइल हैं ये कर्ब कर दें, तो ये जो सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए फ़ायदा है कि नहीं? देखें, हम बुरी सिचुएशन से भी फ़ायदा उठा सकते हैं, अच्छी सिचुएशन से ऑफ कोर्स उठा सकते हैं। काम जो प्रॉब्लम है वो इनकॉम्पिटेंस का है। अगर हम कॉम्पिटेंट हैं और हम टाइमली पॉलिसी एक्शन लेते हैं और उसे इम्प्लीमेंट तरीके से करते हैं तो वो चीज़ हो जाती है। आप देखें, आपको याद होगा 2008 के बाद, या आप ये कह लें कि $147 पर बैरल जब ऑयल गया था, उसके बाद आपके पास 30s में भी आया था। हमने हेज नहीं किया, हमने कोई जो एक्टिवली कोई चीज़ हमने जो है वो नहीं की और हमने रहने दिया जैसा था उस वक्त सिचुएशन। अगर अभी भी हम इस तरह करते हैं तो डेफिनेटली हमें जो है फ़ायदा भी नहीं होगा और नुकसान भी नहीं होगा। और उसका रिजल्ट ये होगा कि हम ना अच्छी चीज़ पर कैपिटलाइज कर सकते हैं और मतलब हम बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा और आम आदमी को भी इसका जो है वो फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें ये करना चाहिए कि अगर ऑयल प्राइसेस बिल्कुल बहुत ज़्यादा नीचे अगर आ जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल 50s में आती हैं, 60s में आती है, तो हम हेज कर लें, क्योंकि आगे जाते हुए इकोनॉमी रिवाइवल होता है इकोनॉमी का डेफिनेटली। और ये इन्वेस्टर साइकी है कि आप एक साल उसे दे दें, एक साल में रिटर्न आपको वैसे ही मिल जाता है। आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात कर लें, 2008 के बाद तकरीबन कोई 5,000 रुपये मार्केट चली गई थी। उसके बाद जब साल क्लोज हुआ तो आप देखें 50s में आपको रिटर्न मिला था। उसके बाद अब रशियन क्राइसिस देख लें 1998 में, जब भी हुआ है कोई क्राइसिस, या 2008 का क्राइसिस इंटरनेशनल मार्केट्स का देख लें, अगले 12 महीने में आपको डबल डिजिट्स में जो है वो रिटर्न्स मिले। ये हाल इस वक्त भी है, इस वक्त भी होगा। देखिए, जब साइकी इस तरह की हो जाए, जब सेंटिमेंट खराब हो जाए, तो डेफिनेटली उस वक्त आप ये देखना चाहिए कि उस वक्त जो पैनिक सेलर्स हैं वो निकल चुके हैं, अब तो ग्रोथ ही है ना, तो यहाँ पे कैपिटलाइज करना चाहिए हमें, यहाँ देखना चाहिए। अगर स्टॉक मार्केट बहुत नीचे तो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए हमें, और प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। देखना चाहिए कौन से डिविडेंड यील्ड अच्छा दे रहे हैं, कौन से डिविडेंड अच्छे दे रहे हैं, कौन से ग्रोथ किस में ज़्यादा है। फिर इकोनॉमी की अगर बात करें तो उसमें ये देखना चाहिए ऑयल प्राइस नीचे आती है तो हमें जो है उस पर कैपिटलाइज करें। फिर इकोनॉमिक नंबर्स बेहतर हो जाएंगे, डेफिनेटली बेहतर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉलिसी एक्शन की जरूरत है। ऑयल प्राइस नीचे आती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जरूरत है, स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब तो प्रॉब्लम्स नहीं, इसके साथ साथ मजीद प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर हम अच्छी चीज़ों पर कैपिटलाइज टाइमली नहीं करेंगे तो। टाइमली नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपका और एहसन साहब आपका, आप दोनों मेहमानों का आप लोगों ने वक्त निकाला। कंक्लूड इसी तरह करेंगे कि जो यूरोपीय ममालिक और अमेरिका की जो हम बात कर रहे हैं, जो एक रिसेशन जो सामने आ रहा है, जो एक शिद्दत भी इख्तियार कर रहा है, उसकी वजह से सरमायाकार कमोडिटीज़ में भी इन्वेस्ट करें। पैनिक सेलर्स जो हैं वो ज़रा मार्केट से हट गए हैं क्योंकि एक जो ग्लोबल सेल ऑफ हुआ है, इसका हम
ایک طریقے سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں given اگر ہم اپنے جو ملک میں جاری کرائسس ہیں اس پہ قابو پا لیں, انکمپیٹنس جو ہمارے یہاں ہے اس پہ ذرا قابو پا لیں, کیونکہ اگر آئل پرائسز نیچے ہو جاتی ہیں تو اس کا بھی ہم کو فائدہ پہنچے گا. اگر انویسٹرز ایمرجنگ مارکیٹس کی طرف نظر زیادہ رکھے ہوئے اس کا بھی پاکستان کو فائدہ پہنچے گا. لوکیشن وائز جس طرح جغرافکلی لوکیٹڈ ہے پاکستان, کافی جگہوں سے انویسٹمنٹ اٹریکٹ کر سکتا ہے. ایشیا بھی ایک سپر پاور بن کے جیسے خرم صاحب نے کہا آلریڈی بن چکا ہے. انڈیا اور اگر چائنا کو ہم دیکھ لیں پڑوس ممالک کو, وہ بھی کافی تیزی سے گروتھ کی طرف جا رہے ہیں. بھلے تھوڑا سا پریشر ان پہ بھی ابھی بلڈ اپ ہو رہا ہے, لیکن پاکستان کیپٹلائز کر سکتا ہے اور پاکستان کے لیے بھی آگے جا کے فائدہ ہو سکتا ہے. پروگرام میں اتنا ہی, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.